नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। मैं इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हूं। इस रामलीला मैदान ने बहुत से ऐतिहासिक पल देखे। यहीं पर 1975 में एक बड़ी रैली हुई, जिसके बाद में देश में इमरजेंसी लगी और जब इमरजेंसी हटाई गई तो देश की सत्ता ही बदल गई। 2011 में यहीं पर लोकपाल आंदोलन हुआ, उसके बाद 2012 में एक पार्टी बनी, 2013 में उसी पार्टी ने दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी को बदल दिया। आज दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार है। अब ये रामलीला मैदान कोरोना काल का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी अस्पताल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे देखिए, एक 500 आईसीयू बेड्स का एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल दिल्ली सरकार यहाँ पे बनाने जा रही है। क्योंकि दिल्ली में इस समय आईसीयू ढूंढने का मतलब है कि आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो या ये कहा जाए कि रेत में सुई ढूंढ रहे हो। दिल्ली के अंदर अगर आपको आईसीयू बेड चाहिए तो इस समय नहीं मिल रहे हैं। तो अब दिल्ली सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स ये रामलीला मैदान के अंदर बना रही है। ये असल में लोकनायक हॉस्पिटल, जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है कोरोना का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने 1200 आईसीयू बेड्स बनाने की योजना बनाई है, जिसमें ये 500 बेड्स जो हैं ये रामलीला मैदान में बनाए जाएंगे। 500 बेड्स जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर बनाए जाएंगे। और 200 बेड जो हैं वो दिल्ली के छतरपुर में, जो राधा स्वामी आश्रम में नया एक कोविड सेंटर बना है, वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो 500 आईसीयू बेड्स का इंतज़ाम हो रहा है, वहाँ से हमने रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए। यहाँ पर एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, एक अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, तंबू यहाँ पर गड़ चुके हैं और यहाँ पर असल में 500 बेड का आईसीयू अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर वैसे तो इस समय बेड्स की, नॉर्मल बेड्स की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है, रेमडेसिविर दवाई की भी दिक्कत है। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा दिक्कत जो देखने में आ रही है वो है आईसीयू बेड की। आईसीयू बेड यानी कि ऐसी व्यवस्था होती है ये, जिसमें जो उम्रदराज मरीज़ होंगे या जो गंभीर मरीज़ होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये आईसीयू बेड की व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है, जो कि जीटीबी हॉस्पिटल का ही हिस्सा होगा यहाँ पर। और 500 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल, जो अस्थायी अस्पताल ये बनाया जा रहा है, ये 5 मई तक तैयार करना है। और अब टीके की बात करते हैं। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर यह है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर जो उलझन थी, कंफ्यूजन था, उसको दूर कर लिया गया है और आज महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो 18 साल से ऊपर के लोगों को, अगर आप देखें नागरिक की तादाद देखें, तो यहाँ पर 5,71,00,000 लोग हैं, जिनको 6 महीने में टारगेट रखा गया है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इतना स्टॉक महाराष्ट्र के पास होगा डोजेस का, वो अपने आप में एक सवाल है। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोर्ड लग चुका है, ऐसे बैनर्स लग चुके हैं और इनको फिलहाल पता नहीं है इनके पास स्टॉक कब आएगा। आज पूरे दिन ये सेंटर बंद रहा, कल भी क्या इनके पास डोजेज आएंगी नहीं आएंगी, इनको जानकारी नहीं है। इसी के साथ बीएमसी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था कल, कहते हुए कि 1 तारीख के बाद जो कहा जा रहा है कि 18 से ऊपर को टीका लगाया जाना है, वो सिर्फ निजी केंद्रों में, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेंटर्स हैं टीकाकरण के, वहां पर लगाया जाएगा। जो बीएमसी और सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं, वहां पर ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतने डोजेज नहीं है, ये व्यवस्था, इतना खर्च नहीं है। उस पर आज मीटिंग भी हुई। तो इस पर बीएमसी के कमिश्नर की एक नई उन्होंने जानकारी और प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 227 बीएमसी के टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। कब खोले जाएंगे इसकी कोई तारीख सामने नहीं है। अब जो तमाम वार्ड्स हैं मुंबई में 24, उनमें से एक ऐसा केंद्र होगा बीएमसी का जहां 18 साल से ऊपर को टीका लग सकेगा। ये नई जानकारी आज बीएमसी ने दी है। लेकिन क्या 1 तारीख से ही 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा, इस पर लेकर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार तय तरीके से कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उनके पास इतने स्टॉक नहीं है। हाँ, ज़्यादा डोजेस के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर बायोटेक को ज़रूर खत लिखा जा चुका है, लेकिन वो स्टॉक इनके पास कब आएगा उसकी भी जानकारी नहीं है। इस बीच 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन 4 बजे के बाद से ही बीच बीच में जो ये पोर्टल है वो क्रैश होता हुआ नजर आया। और इस पर सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 मिनट में 27,000 हिट मिल रहे थे। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर 18 साल से ऊपर के लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। कोविन और आरोग्य सेतु के जरिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑन स्पॉट जाकर टीका लेने की सुविधा
उम्र के इस दायरे में आने वाले लोगों को नहीं होगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो टीके का स्टॉक पहले से राज्यों के पास मौजूद है, उनका इस्तेमाल 18 से 45 साल के बीच के लोगों में नहीं किया जा सकता है। वैसे फिलहाल राज्यों के पास कुल 1,06,19,892 डोज ही मौजूद हैं और 57,70,000 की सप्लाई होनी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के पास फिलहाल महाराष्ट्र में 5,06,319, उत्तर प्रदेश में 12,92,837, दिल्ली के पास 4,47,410, गुजरात के पास 6,21,740, कर्नाटक में 3,46,685 और छत्तीसगढ़ के पास स्टॉक में 3,38,963 टीके ही हैं। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर अब तक साफ नहीं है कि टीके की कितनी सप्लाई राज्यों को मिल रही है, तो यहां भी समस्या डिमांड और सप्लाई पर अटकी है। एक तरफ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर जोर है, तो वहीं अभाव में कई राज्यों ने टीकाकरण की रफ्तार पर ब्रेक भी लगाया है। ऐसी सूरत हाल में नए अभियान के 3 दिन पहले अगर बहुत चीजें साफ ना हो तो चिंता लाजमी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर खुले हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हालात बहुत खराब हैं। मरीजों के परिजन परेशान हैं। मरीजों के लिए वहाँ पर बेड उपलब्ध ज़रूर हैं, लेकिन दाखिला नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। कर दिया था, आप लोग भी हमारा साथ नहीं दोगे। मैंने कर दिया आपका। उर्मिला भार्गव का दर्द यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के छतरपुर के सरदार पटेल कोविड सेंटर का क्या हाल है। मेरा बेटा है दीपांशु भार्गव, तो मेरा बेटा परसों से एडमिट है। कोई वो नहीं है फैसिलिटी। यह तकलीफ केवल उर्मिला भार्गव की ही नहीं है। मोहन गार्डन के प्रशांत शर्मा भी परसों से यहाँ एडमिट हैं। बहन, पत्नी और बेटा सब परेशान हैं। नारा दी जा रही है, ठीक है वो ठीक है। अभी इसकी घरवाली देख तो रही है, अंदर बांध के फेंका हुआ है। अब 2 घंटे होगा, 3 घंटे कर अभी बताते हैं। सरदार पटेल कोविड सेंटर की यह सबसे बड़ी दिक्कत है। दिल्ली सरकार और आईटीबीपी मिलकर चला रही है। 500 बेड का यह सेंटर सोमवार को खुला, पर अब तक करीब 250 बेड पर ही मरीजों का दाखिला हो पाया है। वजह बाकी बेडों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाया है। ऊपर से यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा तो है ही नहीं। ये अंदर ऐसा जी वेट करना पड़ रहा है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कोई डॉक्टर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा जैसे देखते हैं, क्योंकि आईसीयू के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए आईसीयू नहीं बना रखा है यहाँ पे। वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, कई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहीं मतलब डॉक्टर बात नहीं कर रहे। हॉस्पिटलों का तो बहुत ही गंदा हाल है। जिन मरीजों को कोरोना हुआ है वह बड़ी उम्मीद से यहाँ आते हैं और यहाँ आने पर कईयों को निराशा मिलती है। गेट पर कोई ढंग से बताने वाला नहीं है। कहा जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास होगा तभी दाखिला मिलेगा, या फिर पूछा जाता है आप दिल्ली के हो या नहीं। तो ये हाल है दिल्ली के छतरपुर में बने कोविड केयर सेंटर का। मरीज को या तो जगह नहीं मिल पा रही है या मिल रही है तो यहाँ के हालात को देखकर हैरान और मायूस हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के बीमार लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। शमशान भूमि की तस्वीरें और कोविड से मौत के सरकारी आंकड़े में अभी भी दिख रहा है बड़ा अंतर। गुरुग्राम से हैरान करने वाली रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश। दिल्ली सटे गुरुग्राम के शमशान घाट में भी अब जगह नहीं बची है। मदनपुरी के शमशान घाट में एक दिन में 30 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सोमवार को यहां पर 90 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि 7 लोगों की ही मौत हुई है। आज भी यहां एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट। हम इस समय गुड़गांव के रामबाग शमशान घाट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी कतार इस समय लगी हुई है लगातार एम्बुलेंसेस की, जिसमें शव हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। यहाँ लगातार जो है एम्बुलेंसेस भी आकर के आगे कतार में शामिल हो रही हैं।
एक बहुत लंबी लाइन है, कई सारे लोग जो हैं वो घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग एम्बुलेंस मैनेज कर पाए, पर हालत इतनी बुरी है कि इस तरह के ओपन ट्रक जो आप देख रहे हैं, जिसमें इस समय 2 शव मौजूद हैं, तो इस तरह के खुले ट्रक में भी शवों को लाना पड़ रहा है क्योंकि एम्बुलेंसेस की किल्लत है यहाँ पर इस समय। किसी भी समय पर इस शमशान घाट में 20 से 30 जो चिताएं हैं वो जल रही होती हैं अंदर। जगह की इतनी भारी कमी है कि हमें बताया जा रहा है कल रात को तकरीबन 20 शवों का अंतिम संस्कार यहाँ इस पार्किंग लॉट में इस तरह से करना पड़ा। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर लकड़ियों को किसी तरह रखा गया और शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जो अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद अब आप जो ये राख देख रहे हैं ये बची है बस। और अब भी जहाँ तक इस शमशान घाट का गेट है वहाँ तक पूरी कतार है एम्बुलेंसेस की। लगातार आप देख रहे हैं कि गेट की शुरुआत से लेकर के लगातार कतार में एम्बुलेंसेस हैं। कई लोग जो है यहाँ पे 2 घंटे से 2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घर वालों का दाह संस्कार कर सकें। तो इस समय देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में जो गुड़गांव है वहाँ के ये हालात हैं। दिल्ली के बारे में अब तक बातें होती आई हैं, पर गुड़गांव की भी ये स्थिति है कि हर चीज़ एक संघर्ष है। आपको दवाइयाँ समय पर नहीं मिलेंगी, आपको अस्पताल का बेड समय पर नहीं मिलता, और जब लोग अपनी माता जी को, पिताजी को, भाई या बहन को एक सम्मानित तौर पर, एक सम्मानित तरीके से अगर उनका दाह संस्कार भी करने आ रहे हैं तो उसके लिए भी संघर्ष है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे का इंतज़ार है और लंबी कतारें हैं एम्बुलेंसेस की, ट्रक्स तक की, जिसमें शवों को लाना पड़ रहा है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में 24 घंटे में 3,293 कोविड मरीजों की मौत हुई है। हजारों मौतें लगातार हो रही हैं रोजाना। इनमें से कई ऐसी मौतें हैं जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में कई फरिश्ते भी सामने आए हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं और घर में जो कोविड मरीज मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट फ्लोर से उतारनी है, हम 2 लोग हैं। सोसाइटी वालों को बोला हेल्प करा दो, वो डर रहे हैं। क्या हमारे घर में बाल बच्चे नहीं है? 73 साल की मदर है मेरी। 2 लोगों से नहीं उठ पाएगी। 2 लोगों से बॉडी कहाँ उठेगी सर? फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतारनी है। तीसरा बंदा चाहिए। हमारे को ये महसूस होता है कि यहाँ पे किसी आदमी की डेथ नहीं है, इंसानियत की डेथ हुई है। बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। 48 साल के प्रीतम सिंह और उनके साथी देवेंद्र दिल्ली के रानी बाग में एक बुजुर्ग का शव अंतिम संस्कार के लिए लेने आए हैं। 70 साल के एएन यादव की मंगलवार रात कोरोना से मौत हो गई। परिवार में अंतिम संस्कार कराने वाला भी कोई नहीं है। पत्नी बुजुर्ग हैं और वो भी कोविड की शिकार हैं। सिर्फ एक बेटी है जो नीचे असहाय खड़ी है। कोविड साहब मैम घर पे सिर्फ आपकी मदर है, उनके साथ कोई है? नहीं, अभी तो फिर सिस्टर भी है उनके पास ही। और मदर सिर्फ अकेले हैं घर पे आपके? मैम क्या बेड नहीं मिल पाया सर को कल? हाँ, उनको बेड नहीं मिल पाया। हम लोग 2 दिन से परेशान हो रहे थे बेड के लिए। पहली मंजिल से शव उतारना था और 2 लोग मदद मांग रहे थे। प्रीतम कहते रहे कि पीपीई किट पहनकर आ जाओ, लेकिन तमाशबीन सोसाइटी वाले तैयार नहीं हुए। ग्लव्स दे दे, एक ओवरकोट दे दे, ते N95 मास्क दे दे। बुजुर्ग को अंतिम यात्रा के लिए 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पाए। क्या सोसाइटी में किसी ने लिख के दिया है कि किसी और के घर पे कोरोना से डेथ नहीं होगी? किसी को सर्टिफिकेट मिला है? प्रीतम और उनकी टीम अब तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ लगभग 322 शवों का अंतिम संस्कार करा चुकी है और इस सुविधा के लिए ये लोग 1 रुपया तक नहीं लेते। शव को अपनी एम्बुलेंस में शमशान तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार तक कराते हैं। हमें ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं वो लोग की वो घरों से आती है जो अनक्लेम्ड हैं, जो गवर्नमेंट के किसी भी खाते में नहीं है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो हमें वहाँ से कॉल्स ज़्यादा आती है कि जो घर में जाके कोई भी उसकी बॉडी नहीं उठा रहा। ना एम्बुलेंस वाले जा रहे हैं, ना डिपार्टमेंट्स के कोई जा रहा है, ना एमसीडी से जा रहा है, ना किसी हॉस्पिटल से जा रहा है। तो प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो जाके वो बॉडीज हम उठा के क्रिमेशन के लिए लेके आते हैं। पेशे से प्रीतम व्यवसायी हैं और देवेंद्र फोटोग्राफर। मरने वाला अगर मुसलमान है तो उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं और अगर हिंदू है तो उसे शमशान घाट ले जाते हैं। प्रीतम हमारे जरिए एक संदेश देना चाहते हैं।
जो हमें गुरु साहब ने सिखाया, हम उसी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि मानस जो है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कहते हैं भगवान को और अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रीतम और उनके साथी किस तरीके से उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिनके परिवार वाले उनको नहीं ले जा पा रहे हैं शमशान घाट तक। शायद भगवान है और भगवान इंसान के रूप में है। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हालात और मजबूरी देखिए, शव को ई रिक्शा में रखकर ले जाना पड़ रहा है। ये स्टोरी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेटे को अपने पिता का शव ई रिक्शा में रखकर डोरी से बांधकर शमशान ले जाना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने उसे ले जाने से मना कर दिया और प्राइवेट एम्बुलेंस अनाप शनाप पैसे मांगती है। इससे पहले आगरा से भी ऐसी खबर आई थी और उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। जिस बाप ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने पीठ पे लाद के घुमाया, जिस बाप ने साइकिल के करियर पे बिठा के स्कूल पहुंचाया, उस बाप के मुर्दा जिस्म को बेटा ई रिक्शा में शमशान ले गया, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले बहुत अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। कोई एम्बुलेंस वाला लाने के लिए तैयार नहीं था तो क्या करते, गाड़ी पे तो ला नहीं सकते थे। 4 पहिए वाली गाड़ी हमारे पास है नहीं, एम्बुलेंस वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे, तो टेरी में ही ला सकते थे। ऐसी ही एक तस्वीर आगरा से वायरल हुई थी, जिसमें 2 लड़के एक महिला का शव ऑटो में ले जा रहे हैं और बार बार बाहर निकल जाता है, उसके पैर को अंदर खींचते हैं ताकि सड़क पे किसी से लड़ न जाए। रामेंद्र का 7 रोज पहले कोविड का टेस्ट हुआ था, किसी वजह से रिपोर्ट नहीं आई। सोमवार को दोबारा टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही गुजर गया। रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी, तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। इनको किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया, तो ख़त्म हो गए। एक्सपायर कितने बजे हुए? रात को 1-2 बजे के आसपास। मरने के बाद रामेंद्र की ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है और एक शेर याद आता है कि बस्ती में एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हिंदी अखबार अमर उजाला की एक खबर में दावा किया गया है कि यूपी पंचायत चुनाव में तैनात 135 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा है कि ऐसा लगता है कि न तो पुलिस न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी करने वालों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए कुछ किया। आगे हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव में आने वाले चरणों में अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड को लेकर एक पीआईएल पे हो रही सुनवाई में अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार पे बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। सबसे सख्त टिप्पणी ये है कि सरकार को या तो मेरी चलेगी या किसी की नहीं, ये रवैया छोड़ना होगा। अदालत ने कहा है कि कोरोना का भूत सड़कों पे मंडरा रहा है, वो किसी की भी किस्मत में हो सकता है। जो साधन संपन्न होंगे वो बच जाएंगे, लेकिन जैसा इतिहास से पता चलता है जो गरीब हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं में इसके शिकार हो सकते हैं। अदालत का कहना है कि कोरोना जब धीमा पड़ा तो सरकार बेपरवाह हो गई। अगर सरकार चौकन्नी होती तो वो दूसरी वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती। अदालत ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ये बताए कि वो पंचायत चुनावों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में क्यों पूरी तरह नाकाम रहा, और 3 तारीख को सुनवाई की अगली तारीख में अदालत में पेश होकर के इसका जवाब दे। और अगर अगले मतदान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने बहुत सारी नाराजगी जताई है। उसका कहना है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं हैं, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, बहुत सारे व्यापारी आपदा में माल काट रहे हैं। सरकार को इन सब का इंतजाम करना चाहिए। कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा
हर जिले में जिला जज द्वारा नियुक्त जुडिशियल अफसर को दिया जाना चाहिए। ये सारे आंकड़े सही होने चाहिए। अदालत ने ये भी कहा है कि ये जो खबरें आई हैं कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की मौत हो गई है, इसके ऊपर भी सरकार को अपना जवाब अदालत में पेश करना होगा, जिसकी सुनवाई 3 तारीख को होनी है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मामलों के बीच कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों में इस इंजेक्शन की किल्लत है और प्राइवेट अस्पताल मरीजों के तीमारदारों को कह रहे हैं कि आप बाहर से ये इंजेक्शन ले आइए, हम मरीज को लगा देंगे। इसकी वजह से हाल ये हो गया है कि मरीजों के तीमारदार जो अफसर हैं उनके पैर पकड़ने को मजबूर हो गए हैं कि प्लीज़ हमें, हमारे मरीज को आप इंजेक्शन लगा दीजिए, उससे उसकी जान बच जाएगी। ये हैरान करने वाली तस्वीरें नोएडा से आई हैं, जिसमें सीएमओ दफ्तर के लोग इस इंजेक्शन के लिए अफसर के पैर पकड़ रहे हैं। ये हालत तब है जब नोएडा के प्रशासन का दावा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी हैं। सीएमओ क्या कह रहे हैं? आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? और बोले कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोले कि जो जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। बढ़ते आगे, मुंबई शहर में 6,28,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। अगर राज्य की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र में 42 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं। बेड, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच किस तरह से होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों की हालत गंभीर हो रही है और कई मामलों में मौत हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 72 साल के ये मरीज कोविड पॉजिटिव हैं, घर पर ही ऑक्सीजन पर हैं। 25 लोगों से गुहार के बाद एक सामाजिक संस्था से ऑक्सीजन की मदद मिली। We were looking out for an oxygen cylinder for my मासाजी who is 72 years old. मैं अपने मौसाजी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रही थी। 4 घंटे तक हमें इधर से उधर लोग घुमाते रहे। इसके बाद मुझे नेश संस्था का कांटेक्ट मिला, फिर कुछ ही घंटों में हम तक मदद पहुंची। In one call, in 2 rings. ये हातिम दोहाडवाला हैं, अपने 75 वर्षीय ससुर के लिए बेड ढूंढ रहे हैं। बेड की किल्लत के बीच घर पर ही ऑक्सीजन देकर मरीज को बचाने की कोशिश है, पर ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ भी बड़ी समस्या है। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको पहले ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन से अगर कंट्रोल हो जाता है तो एडमिट करने की जरूरत नहीं। वैसे हॉस्पिटल में जगह भी है नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ऑक्सीजन ढूंढने में, मिल नहीं रहा है, और जहाँ मिल रहा है वहाँ बहुत लाइन भी लगी है और परेशानी हो रही है, और कहीं कहीं जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना भी नहीं मिल रहा है। अंजुम सैयद अब कोविड नेगेटिव हैं, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी घर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एक सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ पा रहे हैं। ये मेरी अम्मी है अंजुम सैयद, ये ऑक्सीजन इनका चालू है। ये हमने प्रोक्योर किया है नेश से, जो एनजीओ फाउंडेशन है उनसे। ये नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि कहाँ पर भी पूरे बॉम्बे में कहाँ नहीं मिला। अम्मी की उम्र है 72, ये कोविड पॉजिटिव थी, बट घर में लेकर आके इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है करके रोज डेली का एक सिलेंडर लग रहा है। घरों में ऐसे हजारों मजबूर मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह न होने के कारण घर पर ऑक्सीजन देकर ठीक करने की कोशिश है, लेकिन ऑक्सीजन मिलने में देरी और किल्लत मरीजों को न सिर्फ गंभीर कर रही है बल्कि जान भी ले रही है। यहाँ हम लोग थोड़े थोड़े कुछ सिलेंडर रख के लोगों की सेवा करते हैं, जो खास करके उन लोगों की जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं या जिनको हॉस्पिटल ने जल्दी छोड़ दिए कि भाई आप ये बाकी का इलाज आप घर पे ऑक्सीजन का करवा लो। एक तो बेड तो मिलता नहीं है, उन लोग ने अपना वार्ड रूम के अंदर फ़ोन करके बोला होता है, वो बोलता विल रिवर्ट बैक, और वो जब तक के लिए पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कम होता है तो उनको फर्स्ट एड चाहिए। तो सब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई आप कोई भी संस्था पे जाके आप ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब तक आपका फर्स्ट एड करो। कई मेरे पास मैसेज हैं कि लोगों ने 2-2 घंटे ट्राई किया कि कहीं बेड मिल जाए, ताकि जो उनके मरीज हैं उनको वहाँ एडमिशन करा दें, उनकी जो मरीज है वो ठीक हो जाए, लेकिन कहीं भी उन्हें बेड नहीं मिला और आखिर में उनके जो परिवार का जो व्यक्ति था उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में 42,64,936 लोग होम आइसोलेशन में हैं। मुंबई में 6,28,854 लोग घरों में क्वारंटीन हैं, यानी कि 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाली मुंबई में 100 में हर 5 व्यक्ति घर पर इलाज करवा रहा है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बेड, ऑक्सीजन, दवा की किल्लत के बीच बेहद जरूरी है कि होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआत से ही डॉक्टर के संपर्क में रहें और 7वें दिन चेस्ट सीटी स्कैन करवाएं ताकि बीमारी का स्टेटस समय पर पता चल सके और मरीज गंभीर होने से बच सकें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।